नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट प्रतीक बुधवार आप सभी दर्शकों का अपने इस YouTube मंच पर स्वागत करता हूं। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे उसे लाइक करें और शेयर करें। 2024 के लोकसभा के इलेक्शन दोस्तों तकरीबन घोषणा की नजदीक हैं, कभी भी घोषित हो सकते हैं और मुख्यतः इसमें दो दल हैं, इंडिया अलायंस और भारतीय जनता पार्टी या एनडीए कह लीजिए। अब इन दोनों की दोस्तों राजनीति में अगर देखें, इंडिया अलायंस का जो कांग्रेस पार्टी मुख्य घटक है, जो मेन जो पार्टी है वो कांग्रेस की है और बाकी जो घटक दल हैं वो इसके साथ अटैच हैं, जो कि थोड़ी छोटी पार्टियां हैं और इसके साथ लगी हुई हैं। दूसरी तरफ अगर हम एनडीए को देखते हैं तो उसमें भारतीय जनता पार्टी मुख्य पार्टी है और बाकी जो घटक दल हैं छोटे मोटे हैं वो अहमियत इतनी नहीं रखते। अब इन दो अगर राजनीतिक पार्टियों की, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करने की अगर हम उसको देखें कि राजनीति करने का तरीका क्या है, तो इनका दोनों का राजनीति करने का तरीका बिल्कुल अलग है। भारतीय जनता पार्टी जो राजनीति करती है वो करती है व्यक्ति की राजनीति। पहले अटल बिहारी वाजपेयी को एक तरह का विकास पुरुष, एक तरह का ऐसा भारत देश के लिए मसीहा की तरह पेश किया जाता था कि अटल बिहारी वाजपेयी का स्टेचर का जो कद है इतना बढ़ा करके, और अटल बिहारी वाजपेयी के कद को बढ़ाने के बाद उसके नाम पर वोट लिया गया और तब सरकार बनाएंगे। लेकिन कांग्रेस के अंदर क्या होता है कि कांग्रेस ने 2004 में क्या किया कि कांग्रेस ने अपना जो प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार था वो घोषित नहीं किया। कांग्रेस पार्टी को वोट गया, वो जितना भी वोट गया वो कांग्रेस पार्टी को गया। उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह को उन्होंने प्रधानमंत्री बनाया। इसी तरह जो पीवी नरसिम्हा राव बाद में बने थे, शुरू में कांग्रेस पार्टी कभी भी शुरू में घोषित नहीं करती अपना प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार। भारतीय जनता पार्टी क्या करती है, भारतीय जनता पार्टी पहले उस इंसान को, उस व्यक्ति को, उस नेता को एक बड़े रूप में लेकर के आती है, उसकी छवि और उसके कद को बढ़ा करके एक विशाल कद के अंदर लेकर के फिर उस व्यक्ति के ऊपर वोट मांगती है, ना कि पार्टी के ऊपर, जैसे नरेंद्र मोदी। लेकिन इस बार फर्क यह है दोस्तों कि नरेंद्र मोदी का कद इतना बढ़ गया है कि जो बाकी के जो सेकंड लाइन और थर्ड लाइन के जो नेता हैं, जो दूसरी और तीसरी पंक्ति के जो नेता हैं, वो नगण्य हो चुके हैं, एक तरह से जीरो हो चुके हैं उस कद के सामने। वो आप ये समझ लीजिए कि आज के समय में अगर नरेंद्र मोदी जी को भारतीय जनता पार्टी से बाहर कर दिया जाए तो आप ये सोचोगे कि भारतीय जनता पार्टी को हम वोट करें, क्यों करें? भारतीय जनता पार्टी में है क्या? कुछ भी नहीं है। अगर नरेंद्र मोदी नहीं है तो एक व्यक्ति विशेष के कद को इस तरह से बढ़ा दिया गया। वो कहते हैं दोस्तों कि एक्सेस, अच्छी चीज की जब एक्सेस हो जाए, एक बहुत अति हो जाए तो वो बुरी होती है, हानिकारक होती है। अब ये जो एक्सेस है ये भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे की घंटी बन चुकी है। क्यों बन चुकी है दोस्तों, इस बात पे चर्चा करते हैं। ये इसलिए बन चुकी है क्योंकि आप ये देख लीजिए, इस कद के आगे बाकी सब एक तरह से फीका पड़ रहा है और इतने नेता धरातल पे चले गए हैं, इतने नेता शून्य के अंदर चले गए हैं, इतने नेता राजनीतिक हाशिए पे चले गए हैं कि जो नेताओं का एक तरह से टोटा हो चुका है, इस पार्टी के अंदर घाटा हो चुका है। प्रकाश जावड़ेकर, शाहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी, उमा भारती, नरेंद्र सिंह तोमर, ना जाने ऐसे कितने नेता हैं जो आज से कुछ साल पहले भारतीय राजनीति के अंदर थोड़ा बहुत स्थान रखते थे, लेकिन आज वो उनका ये भी नहीं पता कि वे जीवित हैं या मृत हैं, वो है भी या नहीं है, इस देश के अंदर रह रहे हैं या विदेश में रह रहे हैं, वो है कहां? आप ये समझ लीजिए 3 ही नेता इस देश के अंदर आज के समय में। पहले नरेंद्र मोदी, और जो सेकंड लाइन की जो लीडरशिप है, जो सेकंड पोजीशन है, उस पर 2 व्यक्ति बैठे हैं।
एक पे बैठा है अमित शाह और एक पे बैठे हैं योगी आदित्यनाथ। और उन दोनों व्यक्तियों में, उन दोनों नेताओं में आपस में सेकंड पोजीशन को लेकर के दोनों में टसल है, दोनों में खिंचाव है, दोनों में विरोधाभास है, दोनों में संघर्ष है उस चीज को लेकर के। योगी आदित्यनाथ को साफ पता है कि अगर इस बार अगर 300 से के आसपास सीट आती है, भारतीय जनता पार्टी की बहुमत में सरकार बनती है, तो उस योगी आदित्यनाथ को भारतीय राजनीति से, बीजेपी की राजनीति से बाहर कर दिया जाएगा, जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे को बाहर कर दिया गया। वसुंधरा राजे को और शिवराज सिंह चौहान को बाहर करने का मतलब यही था कि कंपटीशन घटाया जा रहा है सेकंड पोजीशन के लिए। पहले सेकंड पोजीशन पे दावेदारी बहुत ज्यादा नेताओं की थी। आप ये समझ लीजिए, वसुंधरा राजे भी उतनी दावेदार थी, शिवराज सिंह चौहान भी उतने दावेदार थे, नितिन गडकरी भी उतने दावेदार थे। लेकिन इन तीनों नेताओं को हाशिए पे ढकेल करके अब फिलहाल दो ही नेता हैं सेकंड पोजीशन पे, जिसमें से योगी आदित्यनाथ जी को यह पता है कि अगर इस बार मजबूत सरकार बनती है तो योगी आदित्यनाथ को इस राजनीति के मंच से बाहर कर दिया जाएगा, जिस तरह से वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान को कर दिया गया। अब इस व्यक्ति विशेष का कद बढ़ा करके जो राजनीति की जा रही है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, ये पहले भी की गई है और उसका खामियाजा भुगता है। अटल बिहारी वाजपेयी की तबीयत नासाज हो गई 2004 में, वो स्वास्थ्य, उनके अंदर कई स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें आने लगी और उनके कद की वजह से जो दूसरे नेता थे वो उभर नहीं पाए, उस हद तक नहीं उभर पाए, वो लाइमलाइट में नहीं आ पाए और उसके बाद उनको राजनीतिक तौर पर नुकसान हुआ। 10 साल लग गए भारतीय जनता पार्टी को नया नेता ढूंढने में। 10 साल भारतीय जनता पार्टी को एक ऐसा नेता मिला जिसने फिर भारतीय जनता पार्टी को शिखर पे ले जाने की पूरी ताकत लगा दी। अब फिर वही हो रहा है और अब और ज्यादा ताकत के साथ हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी का जो कद है वो इस तरह से बढ़ चुका है कि अगर 2024 में बहुमत नहीं आता है और नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं बनती है तो नरेंद्र मोदी जी का राजनीतिक जीवन एक तरह से आप खत्म मानिए। सेकंड लाइन लीडरशिप अगले 5 साल में तकरीबन आपस में ही लड़ झगड़ के खत्म हो जाएगी और अगले कई साल तक एक नया नेता ढूंढने के अंदर भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत आएगी। ये दिक्कत कांग्रेस पार्टी में कतई नहीं है। राहुल प्रधानमंत्री बने या कोई और बने, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस पार्टी के अंदर, कांग्रेस पार्टी के अंदर किसी व्यक्ति विशेष को मद्देनजर देखते हुए वोट नहीं किया जाता। और इस बार देखने में यह भी आ रहा है कि राहुल गांधी उसी पद चिन्हों पे चल पड़े हैं। अपनी छवि को जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने अपनी छवि बनाई, उसी तरह से जो ये भारत जोड़ो यात्रा है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, इसके द्वारा अपनी छवि को, कद को बढ़ाने के ऊपर लगे हुए हैं। ये भी दोस्तों एक इनके इन चीजों का फायदा भी होता है, इन चीजों का नुकसान भी होता है, जो कि हमने इस वीडियो के अंदर चर्चा की। अगर 2024 में भारतीय जनता पार्टी नहीं आती है सत्ता में, बहुमत से दूर रह जाती है, सत्ता से बाहर हो जाती है, तो दोस्तों अगले कई साल के लिए आप ये मान के चलना कि इस भारतीय जनता पार्टी में नए नेता की खोज की जाएगी, एक ऐसे नेता की जो कि दोबारा उस उतने ही शिखर पे ले जा सके पार्टी को। और वो नया नेता कितने साल में मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को, ये आज के समय में कहना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। तो ये कहना कि इंडिया अलायंस विरोध, विपक्षी पार्टियों के जीने मरने का सवाल है 2024 में, ये कहना पूर्णतः सत्य नहीं है, क्योंकि है, बिल्कुल है। मैं मानता हूं इस बात को कि 2024 का चुनाव निर्णायक चुनाव होगा। कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियां जो कि आज कमजोर हैं, उनके भविष्य का निर्धारण इस 2024 के चुनाव से होगा। लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि 2024 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के भविष्य का भी चुनाव है, क्योंकि दिन प्रतिदिन खुद ही भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं को हाशिए पर डालती जा रही है। अनेकों नाम गिना सकता हूं दोस्तों मैं, अनेकों नाम जो कि आज हाशिए पर हैं। रमन सिंह, छत्तीसगढ़ के अंदर 15 साल का शासन था उनका, आज हाशिए पर हैं।
शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे, मुख्तार अब्बास नकवी, शाहनवाज हुसैन और प्रकाश जावड़ेकर तो एग्जिस्ट ही नहीं करते, एक तरह से खत्म हो गए। ये वे नेता हैं दोस्तों जो छोटे बीच से के नेता थे, जो बहुत ज्यादा ऊपर भी नहीं थे, बहुत ज्यादा नीचे भी नहीं थे, लेकिन इनमें प्रतिभा थी ऊपर जाने की। ये ऊपर जा सकते थे, सेकंड लाइन पोजीशन पर जा सकते थे। आप ये समझ लीजिए राजनाथ सिंह की आज वो हैसियत नहीं है राजनीतिक उसमें माहौल में कि वो अपने दम पर भारतीय जनता पार्टी को नेतृत्व करते हुए वो भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार में दिला सके। राजनाथ सिंह की हैसियत नहीं है। नितिन गडकरी को साइडलाइन कर दिया गया और शायद नितिन गडकरी को इस बार लोकसभा का टिकट भी ना मिले, ये हालात हैं। तो येदियुरप्पा जो कर्नाटक की राजनीति में बहुत बड़ा नाम है और उसको साइडलाइन करके, उसको धरातल में लगा के, उसको जीरो बना करके इन्होंने कर्नाटक अपने हाथ से खोया। ये एक बहुत बड़ी वजह थी कर्नाटक राज्य का चुनाव हारने में भारतीय जनता पार्टी के लिए। येदियुरप्पा कई बार के चीफ मिनिस्टर थे और बहुत बहुत बड़े नेता थे कर्नाटक के। और दोस्तों बहुत ऐसे नेता हैं, उमा भारती जो पहले ही उसमें जा चुकी हैं, जो उमा भारती एक समय पर जिनकी तूती बोला करती भारतीय जनता पार्टी के अंदर, आज वो कहीं नहीं दिखाई देती। और ऐसी अनेकों नेता हैं जो, जहां आप ये लगा लीजिए कि आज एक ही चेहरा है नरेंद्र मोदी। शुरू भी भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी से होती है और खत्म भी भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नाम पर ही होती है। अब इस एक व्यक्ति के ऊपर इतनी निर्भर हो चुकी है चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी कि अगर आज अगर ऐसा कुछ हो जाए 2024, आज की बात कर रहा हूं दोस्तों, कि अगर ऐसा कुछ हो जाए कि भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी स्पष्ट यूं कहते भाई मैं तो लड़ता ही नहीं इलेक्शन, मैं तो संन्यास ले रहा हूं इससे, राजनीति से, तो भारतीय जनता पार्टी अब फिलहाल बने हुए माहौल में एकदम नगण्य हो जाएगी, एकदम उसी स्तर पे चली जाएगी जहां 2004 पर थी। तो ये जो दोस्तों कद बढ़ाकर के इलेक्शन जीतने का जो तरीका है भारतीय जनता पार्टी का, जो कि वाजपेयी के समय पे भी अब इन्होंने इस्तेमाल किया और नरेंद्र मोदी जी के समय में भी इस्तेमाल हो रहा है, और ये यहाँ पर तो इतनी एक्सेस कर दी गई है इस चीज की कि कल को अगर नरेंद्र मोदी जी को कुछ हो गया या नरेंद्र मोदी जी ने संन्यास ले लिया या नरेंद्र मोदी जी नहीं बना पाए सरकार अपने दम पर, तो नया नेता ढूंढने में योगी आदित्यनाथ के हाथ में कमान चलेगी तो शायद कुछ हो जाए। अदरवाइज, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का भी एक प्रभाव है हिंदी पट्टी के राज्यों में, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन प्रभाव है। अगर योगी आदित्यनाथ को मौका मिलता है तो शायद भारतीय जनता पार्टी कंटिन्यू करेगी कई साल राजनीति में, नहीं तो शायद दोस्तों वही हश्र ना हो जाए 2004 वाला कि कई साल लग जाएं इनको नया नेता ढूंढने में और उसको डेवलप करने में। तो दोस्तों यही था मेरा अब तक का विश्लेषण इस बात पर, क्योंकि चर्चा यही हो रही है कि इंडिया गठबंधन खत्म हो जाएगा, इंडिया कुछ भी हो सकता है। 2024 का चुनाव दोनों दलों के लिए, दोनों पावर सेंटर्स के लिए जीने मरने का चुनाव है दोस्तों मेरे हिसाब से। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। आपसे कुछ सीखने का मौका मिलेगा दोस्तों। तब के लिए नमस्कार, धन्यवाद।